देखिए, ये जो दावे किए जाते हैं, ये दोनों साइड से दावे किए जाते हैं, लेकिन उनकी पुष्टि जो है बाद में पता लगती है, जब बेटर इंडिकेशन आनी शुरू हो जाती है कि अगर हमला किया था, थाड को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो उसका असर क्या पड़ा। तो वो सब चीजें जो है दावों से हम नहीं कह सकते, पर हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान जो है, जिस तरीके से अमेरिका ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, और जैसे आपने बताया 12वीं रात को भी हमला हुआ और अभी हमले और जारी रहेंगे। उसी हिसाब से देखा जाए तो ईरान भी हमला कर रहा है। इस बारी खास बात जो जो ये सेकंड फेज है लड़ाई का, जो कि अब स्टार्ट हुआ है, उसमें खास बात ये है कि अब ज्यादा हमले जो है जॉर्डन में हो रहे हैं। उसकी वजह ये है कि एक तो जो ये बहरीन, कुवैत और यूएई और सऊदी अरेबिया में जो बेसिस थे, इनमें से कुछ जो है मिलिट्री एसेट्स को मूव करा दिया गया जॉर्डन में, ये सोच के कि जॉर्डन में ज्यादा महफूज रहेंगे, क्योंकि वहां से इजराइल के जो आयरन डोम सिस्टम है या बाकी एयर डिफेंस सिस्टम है, वो जॉर्डन को भी सपोर्ट कर सकते हैं एयर डिफेंस के नजरिए से। दैट वाज नंबर वन। नंबर टू, यहाँ तक की खबर है कि कई गल्फ कंट्रीज ने अमेरिका को ये एडवाइस कराया कि आप हमारे यहाँ से जो है अपने हमले ना करें, क्योंकि उनकी रिटेलिएशन में ईरान हमारे ऊपर हमला करता है। वो भी एक वजह है। और तीसरा जो है ये देखा गया है कि जॉर्डन से जब ईरान ईरान के ऊपर हमला होता है, एयर स्ट्राइक्स वगैरह होती हैं, तो वो ज्यादा एफिशिएंट है, वो ज्यादा इफेक्टिव है। अमेरिकन जो फाइटर्स वगैरह जाते हैं वहां पे ईरान के अंदर। तो ये सब चीजें होने की वजह से ईरान जो है जॉर्डन के ऊपर हमला ज्यादा कर रहा है, क्योंकि वहां पे जो है अमेरिकन एसेट्स अब ज्यादा मौजूद है। तो मुझे लगता है ये जो दावे किए जा रहे हैं, अमेरिकन साइड से भी दावे किए जा रहे हैं, ईरान की तरफ से भी दावे किए जा रहे हैं, अभी इनमें कितनी सच है ये आने वाला वक्त बताएगा। पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो जैसे जैसे लड़ाई बढ़ रही है, लेसन दोनों पार्टी जो है लेसन सीख रही है लड़ाई से, और उन लेसन को सीख के जो है ईरान अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी टैक्टिक्स को बदल के कोशिश करता है कि जब वो मिसाइल और ड्रोन से अटैक करे, तो वो जो है इंटरसेप्ट, सारे इंटरसेप्ट ना हो के कुछ इंटरसेप्ट हो, बाकी जो है वहां से उनके इंटरसेप्टर से निकल के टारगेट पे जाके हिट करे। तो उसकी वजह से दोनों साइड से बहुत नुकसान हो रहा है, और ईरान में तो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि अमेरिका के पास तो एयर डिफेंस सिस्टम बड़ा कारगर है, इसराइल के पास भी और बाकी गल्फ कंट्रीज में, लेकिन ईरान के पास एयर डिफेंस सिस्टम इतना तगड़ा नहीं है, जिसकी वजह से ईरान के ऊपर ज्यादा जो है बर्बादी हो रही है। जी वैभव जी। बिल्कुल, देवनाथ सर के पास चलते हैं। देवनाथ सर, MQ-9 रीपर ड्रोन के ऑपरेशन बेस पर भी हमले की बात कर रहा है ईरान, और ईरान की ओर से IRGC बार बार ये कह रहा है। IRGC के तमाम मैं प्रवक्ताओं को सुन रहा था, उनके सैन्य अधिकारियों को, उनकी बातचीत से तो ऐसा नहीं लगता कि उनके पास अभी हथियारों की कमी होगी, या वो झुकने को तैयार हैं। हाँ वैभव जी, देखिए जहां तक MQ-9 की बात है, वो हर रोज ही ईरान के आसमान में उड़ते रहते हैं। हर रोज ही पर्शियन गल्फ में जो ईरान के बंदरगाह हैं, खासतौर से जहां पर कोस्टल एरियाज में ईरान ने अपने ड्रोन या अपने मिसाइलों की लॉन्च साइट बना रखी है, खासतौर से छोटी वाली मिसाइलें जिससे वो शिप के ऊपर इंटरडिक्ट करते हैं। शिप के ऊपर जो मिसाइलें इंटरडिक्ट करती हैं उनकी रेंज बहुत छोटी है, 60 किलोमीटर 80 किलोमीटर, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है। छोटी छोटी मिसाइलें होती हैं, शिप को डुबाती नहीं है, लेकिन एक धमाका कर देती हैं। रात के टाइम में फ्लैश होता है, दिन के टाइम में धुआं होता है, मैसेज कन्वे हो जाता है कि यहां से शिप लेके जाओगे तो यू आर इन ट्रबल। जहां तक IRGC की बात है, वैभव जी, दुनिया में कोई भी फौज ऐसी नहीं होती है जो कि अपनी सरकार को कभी ये बोल दे कि हुजूर लड़ाई बंद कीजिए। हर फौज की बेसिक ट्रेनिंग होती है कि लड़ना है, जीतना है, हर फौज की। इंडियन आर्मी में भी हम हमारी फौज को कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं देती हैं, या एयरफोर्स को, कि आप पीछे मुड़ के ऊपर वाले को कहिए कि सर जीत नहीं सकते तो अब लड़ना बंद करो। हम हमारी आर्मीज को, फौज में जो भी है, चाहे अफसर हो, जवान हो, जैसी हो, उनको हारने वाली मनोभावना में नहीं आने देते। कभी ट्रेनिंग भी नहीं होती है हारने की। हर एक्सरसाइज में, हर एनुअल ट्रेनिंग में
जवानों को, जेसीओस को और यंग ऑफिसर्स को यही ट्रेनिंग दी जाती है कि बस तुम जीत रहे हो, आगे बढ़ो। मैंने अपनी जिंदगी में कोई ट्रेनिंग ऐसी नहीं देखी, कम से कम एयरफोर्स में नहीं देखी, जहां हमें बताया गया कि आप हार रहे हो, यंग फ्लाइंग ऑफिसर देवनाथ या यंग फ्लाइट लेफ्टिनेंट देवनाथ या यंग स्क्वाड लीडर देवनाथ, कि भाई आप हार रहे हो तो उस हारने के युद्ध की तैयारी करो। नहीं, डिफेंसिव भी हम जब सीखते हैं वो भी हमारा ऑफेंसिव डिफेंसिव होता है, यानी हम लड़ लड़ के डिफेंसिव करते हैं। तो यही फॉर्मूला आईआरजीसी पर है। आईआरजीसी कभी भी नहीं अपनी सरकार को कहेगी कि जंग बंद कीजिए। दूसरी चीज देखिए, दुनिया में जो कुछ आर्मीज ऐसी होती हैं जिनकी पॉलिटिकल इंडोक्ट्रिनेशन ज्यादा होती है। इंडियन आर्मी में अभी तक कोई भी पॉलिटिकल इंडोक्ट्रिनेशन नहीं हुई। इंडियन आर्मी में आप वैभव जी हैरान हो जाएंगे कि हमें कोई इज्म नहीं सिखाया जाता, ना एनडीए में, ना आईएमए में, ना एयरफोर्स एकेडमी में, और ना बाद में जब हम कमीशन्ड अफसर होते, कोई इज्म नहीं सिखाया जाता। लेकिन दुनिया में कई आर्मीज ऐसी हैं जहां पॉलिटिकल इंडोक्ट्रिनेशन होती है। अब मोस्ट ऑफ द कम्युनिस्ट कंट्रीज, रशिया से लेकर, नॉर्थ कोरिया से लेकर चाइना तक, वियतनाम तक, ज्यादातर फौज में एक इज्म होता है। तो आईआरजीसी में भी पॉलिटिकल इंडोक्ट्रिनेशन होती है, क्योंकि उनकी तो बुनियाद ही पॉलिटिक्स पर हुई थी। मैं बताना चाहता हूं एक मिनट लगाकर कि आईआरजीसी को, मतलब मैं बताना चाहता हूं कि आईआरजीसी क्यों मर मिटने के लिए तैयार है, क्यों वो हमले करना नहीं बंद करती, चाहे पत्थर से ही हमला करना पड़े। 1979 में जब रिवॉल्यूशन हुआ और आयतुल्ला खमेनी पावर में आए, उस वक्त उनको ईरान की आर्मी पर भरोसा नहीं था। रिवॉल्यूशन के बाद 1979 फरवरी की बात कर रहा हूं, उनको अपनी एयरफोर्स और नेवी पर भरोसा नहीं था। क्यों? जाहिर बात है, उसके 2 महीने पहले, फरवरी 1979 में जब रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल हुआ फाइनली, उसके 2 महीने पहले, उसके 2 साल पहले ईरान की आर्मी किसी भी दुनिया की आर्मी की तरह से अपनी सरकार के साथ खड़ी थी। ईरान की एयरफोर्स और नेवी भी अपनी सरकार के साथ खड़ी थी, यानी शाह ऑफ ईरान के साथ खड़ी थी। तो जब आयतुल्ला अली खमेनी रिवॉल्यूशन करके, देखिए बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड शिफ्ट ऑफ पावर होता है, कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत सुंदर तरीके से पावर बैलेंस शिफ्ट होता है। जब वो बने तो सबसे पहले उनको ये कहा कि आर्मी पे यकीन मत करो, अलग से एक पॉलिटिकल आर्मी खड़ी करो जो कि लॉयल हो, जो कि आयतुल्ला के लिए पर्सनली व्यक्तिगत निष्ठा दिखाए। तो आईआरजीसी में लिया किसको गया, मैं बताना चाहता हूं। कोई रिटन टेस्ट नहीं हुआ, कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, कोई मेडिकल नहीं हुआ। आईआरजीसी में 1979 के बाद से जो भर्ती हुई जवान, जेसीओ या अफसर, एक ही चीज देखी गई कि क्या ये एक वफादार कुनबे से आता है, क्या ये एक वफादार कस्बे से आता है, क्या इसकी पारिवारिक परंपरा में आयतुल्ला के प्रति व्यक्तिगत निष्ठा है। बस, नो रिटन टेस्ट, नो इंटरव्यू, उसको अफसर बना दिया, उसको जवान बना दिया, जेसीओ बना दिया। ये जो फीलिंग है हमें समझनी पड़ेगी। तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। और मैं बताता हूं वैभव जी, पॉलिटिकली मोटिवेटेड आर्मी ना बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन होती है, बहुत ही भयंकर कॉम्बिनेशन होती है। अमेरिकन्स ने सीखा, भारत ने भी, जैसे हम श्रीलंका में गए, हमने भी सीखा। एलटीटी इतनी हाईली मोटिवेटेड थी पॉलिटिकली, इंडियन आर्मी को रियली बेस्ट एफर्ट करना पड़ा। जी वैभव जी। बिल्कुल, अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, सिरोही सर के पास चलते हैं। सिरोही सर, सऊदी अरब और अमेरिका के बीच में एक परमाणु समझौता हुआ है। इजराइल काफी विरोध कर रहा था। समझौते के तहत सऊदी अरब को बिजली बनाने के लिए परमाणु तकनीक देगा अमेरिका, ऐसा अमेरिका का कहना है। लेकिन नेतन्याहू को डर है, उनकी टीम को डर है कि भविष्य में ऐसा भी तो हो सकता है कि सऊदी अरब
परमाणु संवर्धन कर ले, यूरेनियम का संवर्धन कर ले और उससे वो हथियार बनाने की भी कोशिश करे। इस समझौते को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए वैभव जी, आप अगर मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स को समझे और इनकी हिस्ट्री को समझे तो इसमें 3 धड़े हैं जो कि कोशिश करते हैं कि वो इस्लाम के जो है लीडर रहे। एक तुर्की है, क्योंकि ओटोमन एम्पायर है तो वो ये सोचते हैं कि, और जब से एर्दोगन साहब बने हैं वहां पे प्रेसिडेंट, वो ये सोचते हैं कि ओटोमन एम्पायर था तो इस तरीके से तुर्की का हक बनता है कि जितनी 56 या 57 मुस्लिम कंट्रीज है उनके हम लीडर बने। उधर ईरान है, वो कहता है कि हम मिडिल ईस्ट के लीडर हैं। और तीसरा जो धड़ा है वो सऊदी अरेबिया है, क्योंकि सऊदी अरेबिया के पास बहुत पैसा है और वो आधुनिक भी है, अमेरिका के साथ बहुत पुराना उनका अलायंस है। तो वो जो ये 3 चीजें हैं तो उसको मद्देनजर रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनको न्यूक्लियर जो है सिविल यूज के लिए जो है डील की कोशिश की जा रही है। तो उसमें ये है कि देखिए, जब भी कोई न्यूक्लियर आप चाहे सिविलियन यूज के लिए इस्तेमाल करें, उसको मिलिट्री यूज करने के लिए कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। अगर वो आपके यहाँ न्यूक्लियर जो है पूरा एसेट्स है और न्यूक्लियर पूरा जो है आपके पास यूरेनियम वगैरह है, तो उससे आप बिजली भी पैदा कर सकते हो, उससे हथियार भी पैदा कर सकते हो। आपको सिर्फ उसको एनरिच करना पड़ेगा। जैसे ईरान को देखिए, ईरान भी बार बार कह रहे हैं तो हम तो सिविल यूज के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसने जो है उसको एनरिच करना शुरू किया और अब 60% तो पहुंच गया। नॉर्थ कोरिया के भी यही है, पाकिस्तान का भी देखिए। तो ये जो चीज है, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सऊदी अरेबिया को करके एक तरह का जो है पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल इक्वेशन है उसको चेंज करने की कोशिश करी है, ताकि अगर सऊदी अरेबिया के पास न्यूक्लियर जो है वेपन्स होते हैं तो सऊदी अरेबिया फिर जो है पूरे इस मिडिल ईस्ट का जो है बादशाह बन जाएगा। उससे खतरा जो है ईरान को भी रहेगा, उससे खतरा जो है तुर्की को भी रहेगा, उसको खतरा खास तौर पर जो है इजराइल के साथ भी रहेगा। तो ये जो है, इसमें इजराइल का बिल्कुल, अगर इजराइल को ने ऑब्जेक्शन किया है तो बिल्कुल सही ऑब्जेक्शन किया है, क्योंकि वो तो ईरान के ही जो है न्यूक्लियर जो उनका सिस्टम चल रहा है, जो न्यूक्लियर उनकी पॉलिसी चल रही है, उससे ही उसको डर है कि कल न्यूक्लियर बॉम्ब बन गया तो वो इजराइल के खिलाफ यूज किया जाएगा। इसी तरीके से अगर सऊदी अरेबिया भी कल जो है एनरिचमेंट शुरू कर देता है तो उसका भी खतरा जो है इजराइल को होगा। तो मेरा ये मानना है कि इजराइल का जो ऑब्जेक्शन है बिल्कुल जायज है, और ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो ये न्यूक्लियर डील करने की कोशिश की है सऊदी अरेबिया के साथ, ये पूरा का पूरा जियोपॉलिटिकल जो है इक्वेशन इसकी पूरे इलाके की चेंज हो जाएगी। जी बिल्कुल, देवनाथ सर के पास चलते हैं इसी सवाल के साथ। देवनाथ सर, आपका क्या मानना है, क्या ये ईरान को काउंटर करने की कोशिश है कि सऊदी अरब को भी एक तरह से खड़ा किया जाए, या उसको भी परमाणु हथियार अगर ईरान के पास भविष्य में हो जाता है तो सऊदी के पास भी होना चाहिए, ऐसा अमेरिका कुछ चाहेगा? वैभव जी, एक बहुत ही सक्सेसफुल और इफेक्टिव वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है जो ये कहता है कि शायद सऊदी और ईरान दुश्मन हैं क्योंकि दोनों ही खलीफा बनने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि पाकिस्तान और तुर्की भी खलीफा बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम उस नैरेटिव में जाएं तो लगता है कि हाँ, सऊदी और ईरान के अंदर बड़ी टेंशन है, दोनों ही एक दूसरे को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिलहाल तो ईरान को वेस्टर्न मीडिया ने, चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ईरान को तो उन्होंने दगाबाज, धोखेबाज, विलेन डिक्लेयर कर दिया है। वैभव जी, क्या होता है, अमेरिका इन सब चीजों पे नहीं जाता कि कौन खलीफा बनने की कोशिश कर रहा है। आप देखो, मजे की चीज यही है कि ये जो वेस्टर्न मीडिया आज जो इनको खलीफा बता के बोलती है कि इनके अंदर राइवलरी चल रही है, अमेरिका ने तो इन चारों के साथ गर्लफ्रेंड, जैसे हम डेट पे जाते हैं। पाकिस्तान, वेस्टर्न मीडिया बोलती है खलीफा बनने की कोशिश कर रहा है, उसको प्रदूषित करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान के साथ अमेरिका पिंगे भर रहा है। तुर्की को बोलते हैं तुर्की खलीफा बनने की कोशिश कर रहा है, खासतौर से सुन्नी देशों का खलीफा बनने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका तो अब तुर्की को पेट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल देने जा रहा है, F-35 बेचने जा रहा है। तुर्की तो नेटो का मेंबर है। सऊदी को तो आज की बात नहीं है कि न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में वो जरा पुश कर रहा है, लॉन्ग टाइम जेस्टेशन होता है। ये देखिए, जब बोला जाता है कि हाँ न्यूक्लियर, पहला न्यूक्लियर का बीज बोने में ही 8-10 साल लग जाते हैं। सऊदी तो शुरुआती दिनों से ही, आप 1960 के दशक में चले जाएं
सऊदी में जो भी किंग होते थे वो हमेशा 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 60 की दशक से 70 की दशक से अमेरिका के जेब में रहे हैं, अमेरिका की गोद में बैठे हैं। ईरान, शाह ऑफ ईरान तो हम जाते ही हैं, वो तो प्रॉक्सी थे, प्रॉप अप किए गए थे अमेरिका के द्वारा। अभी क्या चेंज हुआ है? अभी कोई जमीनी हरकत नहीं हुई है। क्या सऊदी एक न्यूक्लियर पावर बन सकता है? वैभव जी, सऊदी की ये खबरें हैं, मैं आपको जमीनी हकीकत बताता हूं। सऊदी में एक तो पॉपुलेशन बहुत कम है, सऊदी ईरान के अगर आप देखें। दूसरी है कि ईरान में जैसे हर दूसरा तीसरा बच्चा पीएचडी है, डॉक्टरेट है, वो साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स स्ट्रीम से आता है, ऐसा सऊदी में कभी भी रिवाज नहीं रहा। ईरान में दशकों से एटमॉस्फेयर ऐसा था कि बच्चा ऊपर तभी, डेमोक्रेसी है ना, बच्चा ऊपर तभी जाएगा ईरान में अगर वो डॉक्टरेट करेगा, इंजीनियरिंग करेगा, एमटेक बनेगा, बीटेक बनेगा। ये माहौल सऊदी में कभी नहीं रहा। सऊदी में पिछले 70 साल से 60 साल से माहौल क्या है? अगर आप किंग के या प्रिंस के दोस्त हो, रिलेटिव हो, चाचा हो, ममेरे भाई हो, भतीजे हो या ग्रैंडसन हो, आप ऑटोमेटिकली वहां कोई मिनिस्टर बन जाओगे, किसी बड़े बड़े उद्यम जो एंटरप्राइज होते हैं उसके सीईओ बन जाओगे, कोई पीएचडी की तो सऊदी में पढ़ाई लिखाई का माहौल नहीं। वो कैसे न्यूक्लियर पावर चलाएंगे? अमेरिका की चतुराई सिर्फ इतनी है कि वो सऊदी का जो पैसा है, पेट्रो डॉलर, जो कि उन्होंने अपने पास ही रखा है, उसका इस्तेमाल करके अमेरिका वहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएगा। और उस न्यूक्लियर पावर प्लांट को आप यकीन मानिए सारे टॉप मैनेजर्स, टॉप साइंटिस्ट, टॉप इंजीनियर सब अमेरिकन ही होंगे वहां पर। अभी जो गल्फ कंट्रीज में है, आप जाइए किसी भी गल्फ कंट्रीज में, आप जाइए, न्यूक्लियर पावर प्लांट आप विजिट कीजिए। वो दिखाने के वास्ते उन्होंने एक आध लोकल लोगों को रखा हुआ है। वो लोकल लोगों को समझ नहीं आता कि ये क्या है, एसी है, डीसी है, न्यूट्रॉन है, क्या है, उनको नहीं पता होता। लेकिन सारे मैनेजर्स, सारे लोग आपको जो कंट्रोल रूम में मिलेंगे गल्फ कंट्रीज में, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, सब आपको अमेरिकन या वेस्टर्न लोग मिलेंगे। तो ये अमेरिका की चतुराई है। वैसे मैं बता देता हूं, भारत का आप एग्जांपल ले लीजिए। जब अमेरिका ने प्रपोजल दिया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, बहुत भयंकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में ही 3-4 साल लग जाते हैं। उसके बाद जब एक न्यूक्लियर पावर प्लांट की आधारशिला रख जाती है, उससे लेकर पहली बार जब एक वो 5 वोल्ट 10 वोल्ट बिजली बनाता है, 8 से 10 साल लग जाते हैं। तो इतना आसान नहीं है। जी वैभव जी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.